हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एससी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से अपने क्लास में हूं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो हमारा है हिटाची का जो कम्युनिकेशन उसके बारे में। इसके पहले मैंने एक पार्ट वीडियो का बना दिया है जिसमें हमने आउटडोर के कम्युनिकेशन को बताया था और वो वीडियो लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि इसका जो इंडोर का पार्ट है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में जो हिटाची के इंडोर में कम्युनिकेशन होता है उस सर्किट को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा कि कैसे काम करता है। आउटडोर का उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बिल्कुल वैसा ही इंडोर में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ जगह आपको चेंजेस मिलेगा। तो पूरा डिटेल में मैं बताने जा रहा हूं वीडियो के लास्ट तक देखिए, पूरा का पूरा सर्किट समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली में तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल पास है, जहां पर बहुत टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स कराते हैं हम लोग। और हमारे कोर्स में जिसमें एसी पीसीबी की चिप लेवल एडवांस रिपेयरिंग हम लोग सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को। और हमारा खुद का एसी पीसीबी का सर्विस सेंटर है जहां पर बाहर से भी पीसीबी रिपेयर होने के लिए आती है। तो हमारे जो स्टूडेंट हमारे यहाँ कोर्स करते हैं, सीखते हैं, वो हाथ साफ करने के लिए, बढ़िया प्रैक्टिस करने के लिए सर्विस सेंटर में बैठते हैं और वहाँ पर भी बढ़िया से सीख जाते हैं। और यहाँ जाने के बाद हम लोग सपोर्ट भी करते हैं। अगर आपको खुद का काम करना हो या कहीं जॉब करना हो और एसी पीसीबी सीखना चाहते हैं तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट पे डेमो क्लास लीजिए, विजिट करिए और अच्छा लगे तो क्लास ज्वाइन करके अपना स्टार्ट कर सकते हैं सीखना। अगर आप किसी कारणवश या कहीं बिजनेस में लगे हुए हैं और ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है, जिसमें एसी पीसीबी कोर्स को परचेज करके आप ऑफलाइन की तरह बिल्कुल ऑनलाइन भी की तरह भी सीख सकते हैं और आपको सपोर्ट उसमें भी मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही हिटाची की हमारी इंडोर है, जिसमें मैंने दिखाया भी था कि यहाँ पर हमारा जो कॉइल लगा होता है वो ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है और इसका प्राइमरी सेकेंडरी जो है वो इंडोर आउटडोर कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग चेंज भी होता रहता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक कंपरेटर आईसी भी लगी हुई है। यहाँ पर तो कंपरेटर आईसी के थ्रू कैसे कम्युनिकेशन होता है वो हमने आउटडोर में बताया था, लेकिन आज इस सर्किट को एक्सप्लेन करने वाले हैं तो डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। तो आते हैं डायग्राम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने आउटडोर में जो सर्किट देखा था वो भी सर्किट लगभग बिल्कुल ऐसा ही, थोड़ा सा इंडोर में चेंजेस रहता है। नहीं तो हम देखेंगे कि इसमें भी जो कॉइल है, जब आउटडोर से कम्युनिकेशन आता है तो ये वाला जो है कॉइल वो प्राइमरी का काम करने लगता है। ये प्राइमरी बन जाएगा जब आउटडोर से कम्युनिकेशन आएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा सेकेंडरी। लेकिन जब इंडोर कम्युनिकेशन करेगा तो उस समय ये जो कॉइल है वो प्राइमरी का काम करेगा और ये जो कॉइल है वो सेकेंडरी का काम करेगा। और ये भी कम्युनिकेशन जो होता है एसी में होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम समझेंगे कि इंडोर को जब आउटडोर में कम्युनिकेशन करना होता है, भेजना होता है, तो ये कोड कैसे जनरेट करता है। तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर जो अब कॉइल लगा हुआ देख रहे थे, उसमें अब क्या होगा कि इधर का जो कॉइल है वो अब प्राइमरी हो जाएगा और प्राइमरी कॉइल के एक टर्मिनल देख रहे हैं प्लस 12 वोल्ट है और दूसरे टर्मिनल पे अगर ग्राउंड से स्विचिंग किया जाए तो यहाँ पर जो उसी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी में ट्रांसफर होगा और आगे बढ़ के उसी तरह आउटडोर में चला जाएगा, जैसा कि आउटडोर का सर्किट हमने बनाया था। तो उसके लिए क्या किया गया है, आप देख रहे हैं कि एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट है और दूसरे टर्मिनल पे एक रजिस्टर लगा के, यहाँ पर आप ध्यान देंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों? क्योंकि इसका एमिटर ग्राउंड है। जब इसके बेस पे सिग्नल आएगा तो इसका कलेक्टर एमिटर कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर क्या होगा, पल्स बनेगा। मतलब कि यहाँ पर हाई लो का सीक्वेंस बनेगा। तो जिस समय यहाँ प्लस रहेगा और जब यहाँ माइनस पहुंचेगा, ग्राउंड पहुंचेगा, तो उस समय चार्ज होगा और जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑफ होगा ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो कोड जो बनेगा वो इस कॉइल को चार्ज डिस्चार्ज करके बनेगा ताकि सेकेंडरी से वही फ्रिक्वेंसी हमारी क्या हो, आउट होके आउटडोर तक पहुंचे। तो किस फ्रीक्वेंसी में इसको चार्ज डिस्चार्ज करना है, कोडिंग बनाना है, वो प्रोग्रामिंग एमसीयू में है और वो इस वाले पिन से आती है जो ट्रांसमीटर वाली पिन है। अब मान लो यहाँ पर इतने देर के लिए ऑन, इतने देर के लिए ऑफ, फिर इतने देर के लिए ऑन किया गया। तो इतना देर के लिए जब इसके बेस पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी तो उस समय इतना देर के लिए जो ग्राउंड है यहाँ पर जाएगा तो ये चार्ज होगा और जैसे ही ये वाला ऑफ वाला आएगा उस समय क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर जो है डिसेबल हो जाएगा और ये हमारा ऑफ हो जाएगा। तो जब भी ऑफ होगा ये पोलरिटी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो वही फ्रिक्वेंसी में हमारा ये सेकेंडरी हो जाएगा और यहाँ से आउट होके ये कहाँ पहुंचेगा, हमारा आउटडोर तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से तो पता चल गया। उसके साथ ये जो आप एनपीएन ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, जब ये ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा इसको डिसेबल करने के लिए दूसरा एक एनपीएन लगा दिया गया है ताकि ये ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाए, उस समय डिसेबल हो जाए। मतलब ऑन करने के लिए ये ऑन रहेगा और ऑफ करने के लिए ऑफ, यहाँ पर क्या लग गया है, एक दूसरा ट्रांजिस्टर लग गया। अब देखिए जिस समय इसको ऑन करेगा उस समय पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव के समय ही ऑफ करना है तो एमसीयू जो है इस पर सिग्नल भेजेगी तो यहाँ पर पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा, ग्राउंड में ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसके बेस पे जब पल्स बनेगा तो ये कलेक्टर एमिटर भी जो है पल्स के रूप में कनेक्ट डिस्कनेक्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ
प्लस रहेगा, यहाँ माइनस होगा, और ये भी उसी फ्रीक्वेंसी में चार्ज डिस्चार्ज होगा, और यहाँ से वही हमारा आउटडोर में फ्रीक्वेंसी जो है पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आउटडोर में कोड पहुंच जाता है। अगर हमें देखना है कि इंडोर कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो आपको देखने के लिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर, मतलब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे आपको मिली वोल्ट में फ्रिक्वेंसी मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे मिल रहा है तो आउटडोर जो है भेजने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी इंडोर जो है भेजने का काम कर रहा है। यहाँ हम इसके बेस के वोल्टेज को चेक करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर आउटडोर जो है भेजने का काम, इंडोर जो है आउटडोर को भेजने का काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें पहला कम्युनिकेशन आउटडोर करता है। अगर इस पीसीबी के साथ अगर आप आउटडोर नहीं लगा रहे हैं तो उस समय आपको यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, कि जब तक आउटडोर से कोड नहीं आता है तब तक ये कोड भेजती नहीं है। तो कम्युनिकेशन चेक करते समय आपको ये चीज़ जरूर पता लगाना होगा कि इंडोर या आउटडोर में जो पहला कम्युनिकेशन होता है वो इंडोर करता है या आउटडोर करता है। जो पहला कम्युनिकेशन करेगा उसमें अगर इंडोर आउटडोर बाहर निकाल भी देंगे, दोनों को डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी मिलती रहती है। चलिए, अब मान लीजिए आउटडोर से अगर कोई कोड आ रहा है, तो यहाँ पर न्यूट्रल बना हुआ है। आउटडोर से जब भी कोड आएगा उस फ्रीक्वेंसी के अनुसार अब ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, ये चार्ज डिस्चार्ज होगा, और उसकी वजह से इसमें क्या होगी, सप्लाई हमारी फ्लो होगी। लेकिन इस सर्किट को समझने के लिए ये फ्लो सप्लाई यहाँ पर आएगी और कंपैरेटर के थ्रू एमसीयू तक वो कोड पहुंचेगा। तो इसको समझने के लिए एक बार फिर से हम इस सर्किट को यहीं पर रोक रहे हैं। पहले इतना सर्किट समझ लेते हैं, तब जाके इसको जोड़ के हम बताएंगे कि कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर ये जो डायोड लगे हुए हैं, ये डायोड प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं, और जो भी चार्ज डिस्चार्ज होगा तो चार्ज डिस्चार्ज के समय एक बार प्लस होता है और एक बार यहाँ माइनस होता है। एसी की तरह ही यहाँ पर चलेगी फ्रिक्वेंसी आपकी, तो एक बार यहाँ प्लस होगा और एक बार यहाँ माइनस होगा। तो ये डायोड लगा देने से क्या होता है कि बस इसमें प्लस ही आएगा और माइनस को क्या कर देगा, ये ग्राउंड कर देगा। तो इसके आगे जो भी सप्लाई बढ़ेगी वो किस रूप में बढ़ेगी, पॉजिटिव के रूप में बढ़ेगी। तो यहाँ पर प्योर पॉजिटिव ही आगे बढ़े उसके लिए यहाँ पर क्या लगा दिया गया, डायोड लगा दिया गया। निगेटिव वहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा ड्रॉप हो जाएगा ग्राउंड में। चलिए, तो अब हम पहले ये समझते हैं कि ये सर्किट जो है अगर आउटडोर से कम्युनिकेशन नहीं आता है या इंडोर आउटडोर अलग है, तो उस समय किस पिन पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए और एमसीयू के इस पिन पर उस समय कितना वोल्टेज हमें मिलेगा, जो रिसीविंग वाला पॉइंट है। तो ये देखने के लिए पहले इस सर्किट को हम समझते हैं। तो यहाँ पर एक कंपैरेटर आईसी लगी रहती है, LM393 ही होती है, जिसमें 2 चैनल के कंपैरेटर यूज होते हैं, और इसमें आपका दोनों चैनल यूज किया जाता है। जबकि हमने आउटडोर में देखा था कि 2 चैनल का कंपैरेटर था, उसमें एक ही चैनल को यूज किया गया था। लेकिन इंडोर में जो कंपैरेटर यहाँ पे लगा है, जो IC 301 नंबर के लोकेशन पे लगी हुई है ये कंपैरेटर आईसी, तो ये कंपैरेटर ही आईसी होती है जिसमें 2 चैनल होते हैं और दोनों चैनल जो है यूज होता है। इस आईसी के बारे में पिन डिटेल के अगर देखें तो इसमें 8 नंबर VCC होती है जिसमें 5 वोल्ट बना रहता है, और 4 नंबर पिन जो होता है इसका ग्राउंड होता है। उसके बाद 3 नंबर पिन जो है पहले चैनल का नॉन इन्वर्टिंग होता है, 2 नंबर जो है वो इन्वर्टिंग होता है, और 1 नंबर जो है आउटपुट होता है। उसी तरह दूसरा चैनल का जो 5 नंबर पिन है वो हमारा नॉन इन्वर्टिंग होता है, 6 नंबर पिन इन्वर्टिंग होता है, और 7 नंबर जो है आउटपुट होता है। तो इसमें क्या किया गया है कि पहला चैनल और दूसरा चैनल दोनों यूज कर लिया गया है। कैसे यूज कर लिया गया है, तो एक बार हम पहले यहाँ से छोड़ देते हैं, इधर के सर्किट को समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो 3 नंबर पिन है पहले चैनल का नॉन इन्वर्टिंग पिन, यहाँ पर एक वोल्टेज सेट किया गया है, वोल्टेज डिवाइडर बना के, जिसमें 5 वोल्ट इन किया गया है। तो अब वोल्टेज डिवाइडर के अनुसार ये वाला जो रजिस्टर है वो हमारा R1 हो जाएगा, और ये जो ग्राउंड से लगा हुआ ये हमारा R2 हो जाएगा। तो चलिए एक बार कैलकुलेशन से फिर निकालते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज सेट किया गया है, अगर इधर से कोई वोल्टेज ना आए तो जो 3 नंबर पिन पे वोल्टेज सेट किया गया है वो कितना वोल्ट सेट किया गया है, तो इस वोल्टेज डिवाइडर के फार्मूला से हम पता करेंगे। और वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला है हमारा, जो वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला है वो होता है कि कितना वोल्ट सर्किट में इन किया गया है इनटू R2 अपान R1 प्लस R2। अब इस फार्मूला से हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना वोल्ट सेट किया गया है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। वोल्ट इन जो है वो हमारा फिक्स है, 5 ही वोल्ट है, तो वोल्ट इन की जगह पर हमने 5 लिखा। R2 जो है ग्राउंड वाला जो रेशियो होता है R2 होता है, तो ये है हमारा 10 किलो ओम का, अपान R1 जो है वो हमारा 10.5 प्लस R2 जो है 10, मतलब कि ये हो जाएगा 50 और नीचे हो गया हमारा 20.5। अब 50 में 20.5 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 50 को 20.5 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.43। इसका मतलब कि यहाँ पर जो वोल्टेज सेट किया गया है वो वोल्टेज सेट किया गया है 2.43 वोल्ट। वो कैसे पता चल गया, तो हम वोल्टेज डिवाइडर के फार्मूला से हमने पता कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि ये जो 2 नंबर पिन है
जिसको हम इन्वर्टिंग पिन कहते हैं, इस पे भी वोल्टेज डिवाइडर बनाया गया है और यहाँ पर भी एक रेफरेंस वोल्टेज को सेट किया गया है, जो वोल्टेज फिक्स ही रहेगा क्योंकि ये सेट किया गया है, इस पर कोई और दूसरी टाइप की सर्किट नहीं जुड़ी हुई है। जबकि इस पर अभी हमारा ये जो सर्किट है वो जुड़ेगा तो यहाँ का जो वोल्टेज वो फ्लक्चुएशन के रूप में चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो वोल्टेज है वो हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ये भी कब चेंज होगा, जब आउटडोर जोड़ेंगे तब। अगर आउटडोर नहीं जोड़ते हैं तो यहाँ का भी वोल्टेज और यहाँ का भी वोल्टेज जो है हमें फिक्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 2.43 मिलना चाहिए, यहाँ पर कितना मिलना चाहिए वो भी हम फार्मूला से पता लगा लेते हैं। तो इस सर्किट के अनुसार हमारा R1 जो है ये है और R2 जो है वो है। तो यहाँ से पता लगाते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज सेट किया गया है वो कितना वोल्टेज सेट किया गया है। चलिए तो हम सर्किट के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे वोल्टेज जो है वो हमारा कितना है 5, R2 जो है वो कितना है हमारा 10 किलो ओम का है, R1 जो है वो है हमारा 7.15 प्लस R2 जो है वो 10 है। अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 50 आएगा ऊपर, नीचे आएगा 70.15। अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.91 वोल्ट। 2.91 वोल्ट मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज सेट किया गया वो वोल्टेज सेट किया गया है 2.91 वोल्ट। याद रखिएगा यहाँ पे 2.9 और यहाँ पर है 2.43 वोल्ट। चलिए इसको हम हटा देते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो फिक्स वोल्टेज है, अगर हम इंडोर के साथ आउटडोर नहीं लगाए हैं तो हमारा 3 नंबर पे जो वोल्टेज मिलेगा वो 2.43 मिलेगा और 2 नंबर पे जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा 2.91। हाँ, मल्टीमीटर इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ये होता है हमारा, जिसको हम बोल सकते हैं एक्यूरेसी नहीं रहेगा तो थोड़ा सा वोल्टेज चेंज आपको मिल सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे जो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें टॉलरेंस होता है तो वोल्टेज थोड़ा सा कम ज़्यादा मिल सकता है। बाकी इसी के अकॉर्डिंग हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि जब हमारा नॉन इन्वर्टिंग पे 2.43 वोल्ट है और इन्वर्टिंग पिन पे 2.91 वोल्ट है तो ये जो आउटपुट है उसमें कितना वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। तो कंपैरेटर आईसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की कंडीशन के अनुसार आउटपुट होता है। यदि इन्वर्टिंग, अगर नॉन इन्वर्टिंग की बात करें, नॉन इन्वर्टिंग अगर हाई है उस समय इन्वर्टिंग से, तो ठीक इसके हाई के अनुसार रिजल्ट हाई आउट होता है। लेकिन ये कंपैरेटर आईसी होती है कि जब इसको हाई देना होता है तो उसमें बंद रहती है, आउटपुट कुछ नहीं देती है। अगर हमारा नॉन इन्वर्टिंग पिन से इन्वर्टिंग पिन अगर हाई हो जाए तो उस समय ये ग्राउंड की सप्लाई देती है, तो जब हाई रहेगा तो उस समय क्या देगी, ग्राउंड की सप्लाई। तो जब कंपैरेटर आईसी को आउटपुट में ग्राउंड देना होता है, वो कंडीशन बनता है कि कंपैरेटर आईसी आउटपुट में ग्राउंड दे तो ग्राउंड देती है। लेकिन जब वो कंडीशन बनता है कि आउटपुट में हाई मिलना चाहिए तो कंपैरेटर आईसी का डिजाइन ऐसा होता है कि जब इसको आउटपुट में हाई देना होगा उस समय आउटपुट बंद रखती है, नहीं देती है। लो जब देना होता है तभी देती है। जबकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो हाई के समय हाई देता है, लो के समय लो देता है। लेकिन कंपैरेटर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में यही है कि दोनों का यूज अगर कंपैरेटर की तरह किया जाता है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हाई के समय हाई देती है, लो के समय लो देगी। लेकिन हमारा जो कंपैरेटर आईसी है, जब लो आउट करना है तो लो आउट करती है, हाई जब आउटपुट करना है तो उसमें बंद हो जाती है, आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट जो आउटपुट में मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा नॉन इन्वर्टिंग लो है और इन्वर्टिंग क्या है, हाई है। तो जब भी आपका इन्वर्टिंग पिन पे हाई वोल्टेज हो उस समय आउटपुट में ग्राउंड मिलेगा। इसका मतलब कि जब हम इंडोर के साथ आउटडोर नहीं लगाएंगे तो हमारा ये जो कंपैरेटर है वो आउटपुट में क्या देगा, हाई देगा, क्योंकि आउटपुट में हमारा लो देगा, क्योंकि इन्वर्टिंग अभी क्या है, हाई है। तो जब भी इन्वर्टिंग हाई होगा, इन्वर्टिंग का मतलब कि रिजल्ट चेंज हो आएगा। जब भी इन्वर्टिंग हाई होगा तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, लो। तो लो का मतलब कि ग्राउंड की सप्लाई आउट करेगी। लेकिन ग्राउंड की सप्लाई देखने के लिए कि हमें दिखे 0 वोल्ट, उसके लिए क्या कर दिया गया, यहाँ पे एक पुल अप रजिस्टर लगा दिया गया। क्योंकि अगर हम रजिस्टर नहीं लगाएंगे तो आउटपुट देगी या नहीं देगी तो भी हमें 0 वोल्ट ही मिलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया 1 नंबर पे, तो जब ये आउटपुट नहीं देगी उस समय 5 वोल्ट यहाँ भी दिखेगा, यहाँ भी देगा। लेकिन जिस समय आउटपुट दे रही होगी उस समय 5 वोल्ट इस रजिस्टर के ऊपर मिलेगा, नीचे क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो जब भी इस रजिस्टर के ऊपर अगर हमें 5 वोल्ट मिल रहा है और इस रजिस्टर के इस सिरे पे मतलब 1 नंबर पे 0 मिल रहा है, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि आईसी जो है आउटपुट में ग्राउंड की सप्लाई दे रही है। तो अभी जो कंडीशन बन रहा है, जिस समय हम अगर आउटडोर नहीं जोड़ रहे हैं, कम्युनिकेशन आउटडोर से नहीं आ रहा है, तो हमें इस पिन पे 3 नंबर पिन पे 2.43 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर 2.91 वोल्ट मिलेगा और आउटपुट में 1 नंबर पे कितना वोल्ट मिलेगा, हमें 0, क्योंकि ग्राउंड की सप्लाई क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो यहाँ पर हमें उस समय मिलेगा कितना, 0 वोल्ट।
GND ग्राउंड की सप्लाई। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है इसका मतलब ये IC आउटपुट नहीं दे रही है। अब यहाँ पर जब ग्राउंड की सप्लाई 0 दे दी तो ये जो आउटपुट है वो सीधा इंडोर में जो सर्किट बना रहता है MCU में नहीं जाता है, बल्कि ये जो आउटपुट है वो दूसरे चैनल के नॉन इन्वर्टिंग वाले पिन पे जाता है, सॉरी इन्वर्टिंग वाले पिन, यहाँ देखिए माइनस है। तो हम देख रहे हैं कि जो जो आउटपुट है वो हमारा कहाँ जा रहा है, तो जो इसमें दूसरी चैनल है उसके इन्वर्टिंग पिन पे जा रहा है। कैसे पहुंचेगा उसके इन्वर्टिंग पिन पे, तो यहाँ पर पैरेलल में एक रजिस्टर और एक डायोड लगा है। तो जब हमारा ग्राउंड जाएगा तो डायोड के रास्ते से तो पास होगा नहीं, क्योंकि डायोड उसको रोक देगा। तो वो कहाँ से पास होगा, हमारा इस रजिस्टर से। अब इस रजिस्टर से जब नेगेटिव जाएगा 0 वोल्ट जो ग्राउंड की सप्लाई होगी वो कहाँ जा रही है, 6 नंबर पिन पे जा रही है। तो यहाँ से रजिस्टर के थ्रू आएगा, कब, जब ये ऑन रहेगा तब, जब ग्राउंड आउटपुट रहेगा तो रजिस्टर के थ्रू हमारा यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा, तो रजिस्टर के थ्रू हमारा आएगा यहाँ पर 0 वोल्ट ग्राउंड की सप्लाई। अब और इसका जो आउटपुट है वो MCU में ले गया है। तो अब हम देखेंगे कि 5 नंबर पे एक अलग सर्किट बनी रहती है, तो इस 5 नंबर पे भी एक रेफरेंस वोल्टेज सेट किया गया है ताकि आउटपुट जो हो वो डिफरेंट मिले। तो अब देखते हैं कि जब हम इंडोर नहीं लगा रहे हैं, इंडोर के साथ आउटडोर नहीं लगा रहे हैं, तो उस समय हमारा यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज कितना सेट किया गया है वो हम पता करते हैं फार्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 5 वोल्ट रजिस्टर दिया गया है वो 10 किलो ओम का है, और जो रजिस्टर ग्राउंड से जोड़ा गया है वो हमारा भी 10 किलो ओम का है। तो R1 R2 हमें 10 किलो ओम दिख रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर 2.5 मिलना चाहिए, लेकिन हमें 2.73 ऐसा सब मिलता है। वो वोल्टेज क्यों बढ़ा हुआ दिखता है, इसलिए बढ़ा हुआ दिखता है कि वोल्टेज डिवाइडर में हमने पढ़ा है कि R1 R2 सेम हो तो जितना वोल्टेज है उसका आधा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आधा इसलिए नहीं होगा कि R2 तो 10 किलो ओम का है लेकिन R1 यहाँ पर 10 किलो ओम का नहीं हो रहा है, क्योंकि इस R1 के पैरेलल में यहाँ पर एक 51 किलो ओम का और 1 किलो ओम का रजिस्टर क्या है लगा हुआ है। कैसे पैरेलल में लगा हुआ है, अगर इसी सर्किट को ध्यान दीजिए यहाँ पर हम ऐसे बनाएं तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे हम देख रहे हैं अब इस तरीके से R1 जो है वो R2 के साथ जुड़ा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि R1 पे यहाँ पर 5 वोल्ट दिया गया है और ये इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसी के पैरेलल में ये 2 रजिस्टर भी लग रहे हैं, पैरेलल में लग रहे हैं। कैसे पैरेलल में लग रहे हैं वो देखिए। अगर इस दोनों रजिस्टर को हम ऐसे बताएं तब आपको समझ में आ जाएगा। ये रजिस्टर का जो सिरा है वो ऐसे जुड़ा है 1 किलो ओम का, और फिर इसी में एक और जुड़ा है कितने का, 51 ओम का। तो ये ऐसे लगे हुए हैं ऐसे। अगर इस सर्किट को हम ऐसे ना बना के ऐसे सीधा बनाए तो ऐसे बनेगा। इसका मतलब कि R1 जो है वो हमारा ये तो 10 किलो ओम का है, लेकिन साथ में ये जो है वो हमारा हो जा रहा है 1 किलो ओम का, और ये जो है वो है हमारा 51 किलो ओम का। तो इस तरीके से R2 तो यहाँ फिक्स है कि R2 जो है वो 10 किलो ओम का है, लेकिन R1 अब 10 किलो ओम का नहीं होगा, क्योंकि इस 10 किलो ओम के पैरेलल में यहाँ पर अगर हम सीरीज में 2 लगे हुए हैं तो मतलब कि 52 किलो ओम का 52 किलो ओम का रजिस्टर एक और पैरेलल में लगा है। तो 10 किलो ओम और 52 किलो ओम के रजिस्टर को अगर हम पैरेलल में निकालेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर R1 जो है 10 किलो ओम नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग इसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो अब हम पैरेलल में करके पता लगाएंगे कि यहाँ पर हमारा R1 जो है वो कितने किलो ओम का हो रहा है। तो चलिए 10 किलो ओम और ये 51 और 1 52 किलो ओम, 10 किलो ओम और 52 किलो ओम के रजिस्टर को अगर हम पैरेलल में जोड़ें तो कितना रेजिस्टेंस होगा वो हम बता रहे हैं आपको। फार्मूला आपको मालूम होगा कि 2 रजिस्टर को अगर पैरेलल में जोड़ना है तो उसका फार्मूला जो है अगर शॉर्ट में हम बताएं तो ये होता है 1 अपान पहला रेजिस्टेंस प्लस दूसरा रेजिस्टेंस। इस फार्मूला से हम पता लगाएंगे कि अगर 10 किलो ओम और साथ में 52 किलो ओम के रजिस्टर को अगर पैरेलल में जोड़ते हैं तो कितना वैल्यू आएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान 1/10 प्लस 1/52, क्योंकि कौन एक ये होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो चलिए हम एलसीएम के मेथड से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अगर 1 में 10 से हम डिवाइड करते हैं, 1 में अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो उस समय जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.1। इसको अगर हम डेसिमल बदलेंगे तो 0.1। उसी तरह अगर हम इसको डेसिमल बदलते हैं, अगर 1 में हम 52 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 0.019। ये कैलकुलेटर से हमने देख लिया है इसलिए कर रहे हैं, आप कैलकुलेटर से करके यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं ऐसे। अब इसको अगर हम जोड़ दें तो हमारा टोटल जो हो रहा है
0.119, मतलब कि इसको अगर हम जोड़ रहे हैं डेसिमल बदल के तो इसका आंसर आ रहा है 0.119। मतलब अब टोटल लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/.119। अब इसको सोल्व करें, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8.4 किलो ओम का। मतलब कि यहाँ पर हमारा R2 जो है ये तो फिक्स है, ये R2 हमारा 10 किलो ओम का है, लेकिन R1 जो हो जाएगा इन दोनों को पैरेलल में जोड़ने से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8.4 किलो ओम। मतलब कि यहाँ पर हमारा R1 जो है वो हो रहा है 8.4 किलो ओम। तो चलिए अब R1 R2 की वैल्यू मालूम चल गई। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर के अनुसार कितना वोल्टेज सेट किया जा रहा है, क्योंकि उस समय 5 वोल्ट यहाँ दिया गया है। R1 हो गया 8.4 किलो ओम का और R2 कितना है 10 किलो ओम का। तो इसको भी सोल्व करते हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हमने R1 अभी भी निकाला वो 10 किलो ओम नहीं होगा, इसको अगर पैरेलल में हम जोड़े तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 8.4 किलो ओम। तो चलिए फार्मूला के अनुसार देखते हैं वोल्टेज कितना है 5, R2 तो फिक्स है हमारा 10 किलो ओम, R1 जो हो रहा है वो हो रहा है 8.4 किलो ओम प्लस R2 कितना है 10। इसको हम सोल्व करेंगे 50 और इसको अगर हम ऐड कर दें तो 18.4 आ रहा है। अगर हम 50 में 80.4 से डिवाइड करते हैं 50 को तो हमारा जो आंसर आएगा, अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम कैलकुलेट करके कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पर अब जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आएगा लगभग 2.7 वोल्ट के करीब, 2.7 वोल्ट। मतलब कि यहाँ पर एक जो रेफरेंस वोल्टेज सेट किया गया वो कितना सेट किया गया है, तो ये सेट किया गया है 2.73 या 2 वोल्ट, इतना सेट किया गया है। अब देखिए क्या है, अब हमने देखा कि जिस समय इधर से कम्युनिकेशन नहीं आएगा उस समय आउटपुट में क्या हो रहा है, ग्राउंड की सप्लाई आउट हो रही है। यही ग्राउंड की सप्लाई कहाँ आ रही है, तो ये इन्वर्टिंग वाले पिन पे हमारा आई है 0 वोल्ट बना हुआ है, ग्राउंड की सप्लाई कितना बना है 0 वोल्ट। और उस समय 5 नंबर पिन पे जो रेफरेंस वोल्टेज दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 2.7 वोल्ट के करीब। इसका मतलब कि अब इसके आउटपुट में हमें कितना वोल्टेज मिलेगा इस कंडीशन में, तो हमने कंपैरेटर आईसी के बारे में पढ़ा है कि जब भी हमारा नॉन इन्वर्टिंग जो है वो अगर हाई रहेगा तो हमारा जो आउटपुट है वो हाई होगा, अगर हमारी नॉन इन्वर्टिंग जो है वो अगर हाई होती है तो आउटपुट जो होगा लो होगा। तो अभी हमारी नॉन इन्वर्टिंग जो है हाई है और इन्वर्टिंग क्या है लो है, तो नॉन इन्वर्टिंग हाई है तो आउटपुट भी हमारा क्या होगा हाई। लेकिन जब कंपैरेटर में नॉन इन्वर्टिंग पिन पे हाई वोल्टेज रहता है तो उस समय आउटपुट इसका बंद रहता है, आउटपुट में कुछ आउटपुट नहीं होता है। और यही आउटपुट हम देख रहे हैं कि कहाँ जा रहा है, तो यही जा रहा है एमसीयू में। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो 1 किलो ओम के रजिस्टर से इस आउटपुट में एक पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है, मतलब कि इस समय हमें आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो इस पुल अप रजिस्टर के थ्रू कितना मिलेगा 5 वोल्ट। उस पुल अप रजिस्टर के थ्रू कितना मिलेगा 5 वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, जिस समय इंडोर के साथ आउटडोर नहीं जोड़ रहे हैं, अगर आउटडोर से कम्युनिकेशन नहीं आता है तो किस किस पिन पर हमें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए वो देख लीजिए। तो पहले चैनल का जो 3 नंबर पिन है कंपैरेटर का उस पर 2.43, 2 नंबर पे जो मिलना चाहिए 2.91 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए, 1 नंबर पे 0 मिलना चाहिए, और वही उस समय हम 6 नंबर पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 0 मिलेगा, और अगर 5 नंबर पे चेक करें तो यहाँ पर 2.72 ऐसे वोल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। और इस पिन पे कितना मिलेगा 5 वोल्ट, इस पिन पे जो मिलेगा हमें 5 वोल्ट। अगर आउटडोर से कम्युनिकेशन आता है तो फिर हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, किस पिन पे क्या चेंजेस होगा वो देखते हैं। तो चलिए अब हम इसको जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए आउटपुट से बाइनरी कोड आया, उसके उसी फ्रिक्वेंसी में ये ट्रांसफार्मर हमारा अब क्या होगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो सेकेंडरी में क्या होगा कि ये जब चार्ज डिस्चार्ज होगा आउटडोर के कम्युनिकेशन से, ये जब चार्ज डिस्चार्ज होगा तो सेकेंडरी में भी वही वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा क्या बन जाएगा सेकेंडरी। अब यहाँ आते आते उसमें का बस प्लस ही हमारा क्या होगा आगे बढ़ेगा, और जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा 2.43 फिक्स किया गया है, लेकिन इस पॉजिटिव की वजह से ये उस समय क्या होगा हाई होगा। कितना हाई होगा, तो 2.91 से हाई होगा। तो जब जब कोड उधर से आएगा आउटडोर से, जब जब सिग्नल आएगा कम्युनिकेशन का, तब तब ये क्या होगा 3 नंबर जो है 2 नंबर से हाई होगा, मतलब कि नॉन इन्वर्टिंग जो है वो 2 नंबर से हाई होगी, और आउटपुट में जो ग्राउंड आउट हो रहा था वो क्या हो जाएगा बंद होगा। तो जब जब इधर से सिग्नल आएगा तब तब इसका आउटपुट क्या होगा बंद होगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग हाई होगा। तो जब आउटपुट बंद होगा तो उस समय हमें आउटपुट पे कितना वोल्टेज मिलेगा 5 वोल्ट, क्योंकि जब
सिग्नल नहीं आएगा उस समय जीरो था, लेकिन आउटपुट में जैसे ही ये हमारा हाई होगा उस समय आउटपुट क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ये पुलअप वाला 5 वोल्ट यहाँ आएगा, और जब पुलअप वाला 5 वोल्ट आएगा तो वो इस डायोड के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, अब 6 नंबर पे। अब 6 नंबर पे उस समय हाई होगा, जब 6 नंबर पे जीरो था तो उस समय 5 मिल रहा था। जब 6 नंबर पे 5 वोल्ट हो जाएगा तो 5 पे हमारा 2 पॉइंट सेट तो परमानेंट सेट है। अब इससे हमारा 6 नंबर क्या होगा, हाई होगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब जब कम्युनिकेशन आएगा आउटडोर से 6 नंबर पे हाई वोल्टेज हो जाएगा, किससे, हमारा नॉन इन्वर्टिंग से। और नॉन इन्वर्टिंग जब भी हाई हो उस समय आउटपुट में क्या निकलेगा, ग्राउंड। तो आउटपुट में जब ग्राउंड की सप्लाई मिलेगी तो जो ये 5 वोल्ट बना था पुल अप के थ्रू, वो अब क्या होता रहेगा, जीरो होता रहेगा। मतलब कि जब जब कम्युनिकेशन आएगा तब तक ये 5 क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर हमें इस पिन पे यहाँ पर फ्लक्चुएशन मिल रहा है, डीएसओ से चेक कर रहे हैं, या ये देख रहे हैं कि 5 वोल्ट जो है वो 2.7 2.5 ऐसे मिल रहा है, इसका मतलब कि आउटडोर से कम्युनिकेशन आ रहा है और वो एमसीयू तक पहुंच रहा है। तो जब कम्युनिकेशन होगा उस समय हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो भी 5050 होता रहेगा, मतलब कि 2.56 मिलता रहेगा। उसके बाद आउटपुट का भी जो वोल्टेज है वो लगभग इसी रेशियो में मिलता रहेगा, और हमें पता चल जाएगा कि हाँ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इस तरीके से इंडोर और आउटडोर के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होता है हिटाची में। उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आप इस सर्किट को आसानी से चेक कर सकते हैं, कहाँ पर कितना वोल्टेज मिलना चाहिए वो रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो में आपको अगले वीडियो में लाऊंगा ऐसे ही टॉपिक पे, लेकिन अगर आप कमेंट में बता देते हैं कि किस किस टॉपिक पे चाहिए तो वीडियो बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है, टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।